नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस और ये चैप्टर 9 है और इसका नाम है फैशन, डिज़ाइन और व्यापार। तो आज ये जो चैप्टर है ये ऐसे तो मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस में है ये चैप्टर तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरे होम साइंस के चैप्टर में 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th के होम साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम है फैशन, डिज़ाइन और व्यापार। सबसे पहला स्लाइड इसमें हमको पढ़ना है कि प्रस्तावना क्या है इसके बारे में। तो देखिए आजकल के समय में क्या होता है विश्व में पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के अलावा और भी जितने देश हैं उन सभी में फैशन डिजाइन और व्यापार सबसे अधिक उत्साहवर्धक जीविका विकल्पों में से एक है। जीविका विकल्प कहने का मतलब है इन सभी चीजों को लेके बहुत सारे लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं। तो ये जीविका मतलब कि अपने जीने के सहारा में सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है। भारत जैसे देश में जहां वस्त्र निर्माण उद्योग सदियों से फल फूल रहा है, आपको तो पता है कि भारत आज से नहीं वस्त्र बना रहा है, ये बहुत पहले से मतलब सूती कपड़ों का एक बहुत बड़ा देश रहा है कपड़ा बनाने के मामले में। तो फैशन डिजाइन के क्षेत्र में हाल में ही तेजी से वृद्धि होने के कारण परिधान और उससे जुड़े डिजाइनों के लिए वर्तमान क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न हुई है। आजकल के समय में आपको पता है कि कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा फैशन ट्रेंडिंग में आ गया है। लोग अलग-अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और जिस तरह के कपड़े आजकल के समय में एक्टर और एक्ट्रेस पहनते हैं, उन सभी कपड़ों का डिमांड तो और ज़्यादा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रस्तावना के अंदर। फैशन जो उद्योग है, लोगों की रचनात्मक लालसा को तो पूरा करता ही करता है, साथ ही साथ ये भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि फैशन डिजाइन और व्यापार जो चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें प्रस्तावना क्या है? तो आप बताएँगे कि भारत के अलावा जितने भी देश हैं, उस सभी देशों में कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा चॉइस जो है, विकल्प जो है, वो आने लगा है और भारत देश तो आपको पता है आज से नहीं बहुत पहले से ही कपड़े बनाता आ रहा है। तो ऐसे में लोग इसमें अपनी जीविका को भी ढूँढ रहे हैं और जीविका कर भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रस्तावना के अंतर्गत आती है। हम इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं, क्या महत्व है इसका? तो फैशन डिज़ाइन और व्यापार से आप पूरी कहानी समझ पाएँगे। कि फैशन व्यवसाय कैसे काम करता है, ट्रेंडिंग व्यवसाय जो है आजकल के समय में कपड़ों को लेके ये किस प्रकार से काम करता है। इसमें कच्चा माल, परिधान और सहायक सामग्री के उत्पादन तथा दुकान जो जनता को फैशन का माल बेचती है, जहाँ से आप फैशन के या कपड़ों का या किसी भी प्रकार की चीज़ों को खरीदते हैं, इसमें सभी प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप कार्य को इसमें जोड़ा जाता है। फैशन व्यवसाय का एक पक्ष यह भी है जिसमें आप वस्त्र निर्माण, जिसमें आप कपड़े और रेशे जो इन्हें बनाने के काम आते हैं, किसी भी प्रकार के कपड़े हों, वो तो आपको रेशे से ही बनते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए फैशन डिज़ाइन के अंतर्गत मुख्यतः आपको यही जानना है कि किस प्रकार से कपड़ों का व्यापार होता है, किस प्रकार से परिधान का निर्माण होता है, किस प्रकार से इसके सहायक सामग्री का उपयोग होता है और जब परिधान बिल्कुल पूर्ण रूप से बन के तैयार होता है, तो कैसे या फिर दुकानों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है। और इसमें सबसे एक पॉइंट मैंने जोड़ रखा है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अगर जीन्स की बात कर लें क्योंकि जीन्स तो अभी के समय में बहुत ही फैशनेबल ड्रेस है। तो महिलाओं ने 1950 के दशक तक जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं की थी। मतलब 1950 तक महिलाएँ जो आजकल आप देखते हो ज़्यादातर महिलाएँ जीन्स ही पहनती है। तो 1950 तक ना महिलाओं ने जीन्स पहनना शुरू नहीं किया था। जीन्स पहनने की प्रक्रिया जो है महिलाओं के लिए खासकर ये 1950 के बाद ही ट्रेंड में आया है। मूलभूत संकल्पनाएँ के बारे में। तो फैशन आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यापार है, इसके माध्यम से अरबों, खरबों का व्यापार होता है, जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, वितरण, विपणन, विक्रय, विज्ञापन, प्रसार, प्रकाशन, परामर्श के क्षेत्र में लाखों लोग जो हैं वो रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। देखिए ये जो व्यापार है फैशन को लेके, इसमें कई क्षेत्रों में लोगों को जीविका मिल रहा है। जिसमें डिजाइन बनाने के बारे में है, निर्माण के बारे में है, वितरण के बारे में है, विपणन के बारे में है, विक्रय के बारे में है, विज्ञापन के बारे में है, प्रसार के बारे में है, प्रकाशन के बारे में है, परामर्श के बारे में। ये जितने भी टॉपिक अभी मैंने आपको बताया है, इसमें लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। मतलब लाखों लोग जो हैं
इससे पैसे कमा रहे हैं। तो फैशन डिजाइन समझने के लिए फैशन की प्रकृति अर्थात इसके नेचर और उसके काम करने के ढंग को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फैशन के मूल सिद्धांत और फैशन तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के परस्पर संबंध को कुछ संकल्पनाएं होती है जिसने समझना आपको बहुत आवश्यक है। देखिए, जब भी किसी प्रकार की फैशन की बात कर ले तो कैसे ट्रेंड में है, किस प्रकार से काम कर रहा है, कौन-कौन से दिक्कतें उसके अंदर आती है, ये सारी चीजें समझना ही आपको मूलभूत संकल्पना के अंतर्गत आता है। फैशन का विकास, ये हमारा वीवीआई टॉपिक रहेगा क्योंकि एग्जाम में इस बार ये पूछे जाने की संभावना है। तो फैशन उद्योग की जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का तरीका है, इसको समझने के लिए फैशन के मूल सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, फैशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रेशे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, व्यापार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रंगों और सजावट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले यह जानना है कि फैशन व्यवसाय विकसित कैसे हुआ। यहाँ पे अगर फैशन, कपड़े, ट्रेंडिंग और इतने डिजाइनों की बात हो रही है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर फैशन विकास कब हुआ, कब से लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। तो देखिए, इस प्रकार फैशन का इतिहास जो है वो डिजाइन बनाने वालों के वर्तमान और भावी फैशन संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। किस प्रकार के कपड़े कब मार्केट में ट्रेंड में आएंगे, ये उनकी जिज्ञासा ही उनको बताती है। तो ये सारी चीजें फैशन के विकास के अंतर्गत है। अब हम आपको फैशन का मुख्य केंद्र बता देते हैं कि फैशन का जो केंद्र है रहा है वो फ्रांस रहा है। अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हो गया था। शुरुआत के 18वीं शताब्दी में ही फ्रांस में फैशन वगैरह चीजें जो है वो कपड़ों की ट्रेंडिंग वगैरह जो है ये शुरू हो गया था। औद्योगिक क्रांति से पूर्व मतलब पहले लोग दो प्रमुख वर्ग से संबंध रखते थे, अमीर लोग, गरीब लोग। देखिए, औद्योगिक क्रांति होने से पहले सिर्फ दो ही वर्ग हुआ करते थे, एक पैसे वाले जिसे अमीर कहते हैं और एक बिना पैसे वाले जो गरीब हुआ करते थे। केवल अमीर लोग ही फैशन वाले खरीदने में समर्थ थे क्योंकि पैसा जिनके पास होगा वही तो फैशन की चीजें खरीद पाएंगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ, सम्राट जो लुई 14वां था वो कोर्ट के सदस्य अपनी रुचि की प्राथमिकता देते हुए दिशा दाता बन गए। जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस के क्रांति के दौरान क्या हुआ था, लुई 16वें के पहले जो लुई 14वां था उन्होंने इस तरह के फैशन को प्राथमिकता दिया था और पेरिस को यूरोप की राजधानी भी बना दिया था। कौन? लुई 14वां। फ्रांस के बहुत से शहर कोर्ट के रेशमी वस्त्र, रिबन और लेस भेज रहे थे, कोट बनाने के लिए इस प्रकार के माल को भेज रहे थे। इस काल में क्या हुआ, फैशन के लिए सिलाई के जोड़ लगाने के लिए हाथ से सिलाई करने का मेहनत वाला काम करना पड़ता था। उस समय की एक और बात मैं बता दूं कि जो कपड़े मशीन से बनते थे उसकी कीमत कम होती थी और जो कपड़े हाथों से बुनाई करके बनाए जाते थे उसकी कीमत ज्यादा होती थी। और जो पैसे वाले अमीर वर्ग के लोग थे ना, वो हाथों से बने हुए कपड़े को पहनना ज्यादा पसंद करते थे। सभी कपड़े हाथ से बने होते थे और ग्राहक के अनुसार अर्थात ग्राहक को सही नाप के अनुसार बने होते थे। आज भी आप देखते होंगे कि कई सारे कपड़ों को जब दर्जी बनाता है तो सबसे पहले नाप लेता है और उसके बाद बनाता है। इसी प्रकार से कुछ उस समय भी फ्रांस का जब फैशन का दौर चल रहा था लुई 14वें के शासन काल में, तो इसी प्रकार से कार्यों को किया जाता था। फैशन के विकास के बारे में तो सबसे पहले इसमें आपको फैशन चक्र के बारे में जानना है। जिस तरीके से फैशन बदलता है, जिस तरीके से पहनावा पोशाक बदलता है उसे सामान्यतः फैशन चक्र के रूप में जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है आज अगर ये कपड़ा ट्रेंड में है तो कल ये कपड़ा ट्रेंड में नहीं होगा, फिर कल दूसरा कपड़ा कोई ट्रेंड में आ जाएगा और कुछ दिन बाद वो भी ट्रेंडिंग खत्म हो जाएगा। तो वह समय या जीवन काल जिसमें एक फैशन अस्तित्व में रहता है, प्रवेश से लेकर अप्रचलन तक 5 स्तरों में गति करता है। देखिए, जो भी फैशन की चीजें होती है, जो भी पोशाकें आती है, जो भी कपड़े आते हैं, जो भी डिजाइन आता है, वो 5 स्तरों में चलता रहता है। कौन-कौन सा है? तो पहला है शैली की प्रस्तुति। शैली मतलब डिजाइनर, जो डिजाइन उस कपड़ों का बनाया जाता है, अपने शोध मतलब अपने हिसाब से पूरा जांच-पड़ताल करके रचनात्मक विचारों को परिधान में ढालते हैं। मतलब इस प्रकार से कपड़ों का निर्माण किया जाता है और डिजाइनों की रचना के लिए रूपरेखा, रंग, आकृति, वस्त्र जैसे अवयवों और अन्य वितरण को एवं उनके एक दूसरे के साथ संबंध को
बदलना पड़ता है। जब भी किसी प्रकार के कपड़े को बनाया जाता है, तो उसके लिए उसका रूपरेखा, रंग, आकृति इन सभी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो शैली की प्रस्तुति के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट कहता है लोकप्रियता में वृद्धि। जब नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा जाता है, एक मान लो ऐसा कपड़ा आया जो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो पहना और देखा जाता है क्योंकि लोग जब कपड़े लेते हैं तो उसे पहनने के लिए तो लेते हैं। तो जब वो पहन के एक ही तरह के कपड़े को अगर आम आदमी जैसे मैं हूँ और एक कपड़ा मुझे कई लोगों के द्वारा पहना हुआ देखा जाने लगा, तो मैं समझता हूँ कि ये कपड़ा शायद बढ़िया होगा। तो इससे क्या होता है ना, उस कपड़े की लोकप्रियता बढ़ती है। लोग उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें वृद्धि हो जाता है। लोग और ज़्यादा से ज़्यादा उस कपड़े को खरीदने की सोचने लगते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है लोकप्रियता की पराकाष्ठा। जब कोई फैशन, कोई डिजाइन, कोई कपड़ा लोकप्रियता की ऊंचाई पर होता है, बिल्कुल उसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसकी मांग इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत से निर्माता उसकी नकल भी करने लगते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको कि एक कोई कंपनी लो, रेमंड्स को ले लो। रेमंड्स का कोई एक कपड़ा बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में है। अब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो दूसरी कंपनियां जो है उसकी नकल करने लगती है। उसी की तरह दूसरे तरह के कपड़े भी वो बनाने लगती है और विभिन्न मूल स्तरों पर उनके रूपांतरणों का उत्पादन करते हैं। तो ये लोकप्रियता की पराकाष्ठा के बारे में था। लोकप्रियता में कमी होना, जब उसके लोकप्रियता में कमी हो जाता है तो फैशन की प्रतियों की भारी संख्या में उत्पाद होने से फैशन प्रिय व्यक्ति उस शैली से ऊब जाते हैं। तो मान लो एक ही कपड़ा मैं भी पहन रहा हूँ और मार्केट में जितने भी लोग हैं उसी भी तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तो हम ऊब जाते हैं। और एक कपड़ा पहन के लोग ऊब भी तो जाते हैं। कोई भी शर्ट, जीन्स, पैंट आप लेते हो तो 4, 5, 6 महीने, साल भर, 1 साल के बाद आप उस कपड़े से खुद ही ऊब जाते हो और कुछ नया देखना शुरू कर देते हो कि ये तो बहुत पहन लिया, अब ये नहीं पहनूंगा, अब कुछ और कपड़े देखूंगा। तो यही है लोकप्रियता की कमी। जैसे ही आपको उस कपड़े ने बोर करना शुरू कर दिया, उसी समय आप समझ लो कि उसकी लोकप्रियता जो है वो कम होने लगी और फिर दुकानों पे अब लोकप्रियता कम हो गई है, ट्रेंडिंग उस कपड़े का कम हो गया, तो उसे कम कीमत पर ही बेच दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है शैली का परित्याग अथवा अप्रचलन। तो फैशन चक्र के अंतिम पड़ाव में कुछ उपभोक्ता पहले से ही नए रंग रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार नया फैशन चक्र आरंभ हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे समझने योग्य बातें ये है, एक कपड़ा जो फैशन में था उसे उन्होंने लिया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका मन भर गया तो वो दूसरे फैशन को धारण कर लिया और फिर ये फैशन जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा और इसका चलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फैशन व्यापार के बारे में, तो फैशन व्यापार का अर्थ है बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर या सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना। देखिए व्यापार जो अगर फैशन का है तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका ये फैशन का व्यापार सही तरीके से चलेगा। मतलब एक तो सही समय होना चाहिए, सही स्थान भी होना चाहिए और सही मूल्य भी होना चाहिए, तभी जाके आपका फैशन का व्यापार जो है वो सही तरीके से काम करेगा। यदि इन सभी स्थितियों की योजना बनाई जाए तो अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के व्यापार से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिजाइन में परिवर्तित करने के सुसाध्य बनाता है। मतलब व्यापार करने वाले व्यक्ति जो हैं वो कपड़ों के डिजाइन को और ज्यादा प्रेरणाशील बनाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदते हैं। संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और फैशन उद्योग में उपभोक्ता की आवश्यकताओं और मांगों के लिए उत्पादों का नियोजन, उत्पादन, संवर्धन और वितरण पर ध्यान दिया जाता है। जिस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट में होती है, कंपनियां उसी प्रकार के कपड़े बनाते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उपभोक्ता के आवश्यकताओं के अनुसार। आम पब्लिक जो पहनना चाहती है उसको समझते हुए वो कपड़ों का निर्माण करती है। फैशन व्यापार को अच्छी तरह समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है, जरूरी है। अगर आप फैशन व्यापार को समझना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि फैशन की वस्तुओं के उत्पादन, कैसे उनका निर्माण किया जाए, क्रय मतलब खरीदना, संवर्धन मतलब बांटना और विक्रय मतलब बेचना, इसमें व्यापारियों की बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका हो और उन्हें इस चीज की जानकारी हो, परख हो उनको, नहीं तो फैशन व्यापार सही तरीके से नहीं चल पाएगा। है विनिर्माण के बारे में। तो देखिए फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, कोई भी बड़ी कंपनी अगर किसी भी प्रकार के कपड़े का निर्माण कर रहा है, अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो हो सकता है कि उसके लाखों का नुकसान हो जाए। इसलिए कोई भी फैशन व्यापारी जब भी किसी प्रकार के
ट्रेंडिंग कपड़ों का निर्माण करता है, तो उस समय वो बहुत सावधानी बरतता है। क्रय फैशन व्यापार का एक हिस्सा बन जाता है। जब एक व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में रखने के लिए खरीदता है, तो एक फैशन व्यापारी को फैशन की वस्तुओं के लिए लक्षित बाजार की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए कि कहाँ पे, किस समय, कब इन सभी चीज़ों को बेचा जा सकता है और साथ ही साथ उसे फैशन प्रवृत्ति विश्लेषण और पूर्वानुमान का अनुमान भी बहुत ज़रूरी है, बहुत निपुण होना चाहिए। इसीलिए आज के समय में आपको फैशन डिज़ाइनर, फैशन बनाने वाले, बेचने वाले, मार्केटिंग करने वाले लोगों को कई प्रकार के नौकरियों पर रखा जाता है, जिससे उनको सही ऑर्डर प्राप्त हो। मार्केटिंग वाले लड़के क्या करते हैं कि उन्हें अलग-अलग जगह पे घूम के उनको ऑर्डर दिया जाता है ताकि कंपनी उन तक अपना माल पहुँचाए। तो हम बात कर लेते हैं विक्रय के बारे में, तो फैशन व्यापार का अंतिम घटक क्या होता है? विक्रय होता है, बेचना होता है। एक फैशन व्यापारी जो एक डिजाइनर के साथ काम करता है, दुकानों को फैशन की वस्तुओं बेचने के लिए उत्तरदायी होता है। तभी तो मार्केट में सामान आएगा, तभी तो लोग आम पब्लिक जो है वो खुदरा दुकान से जाके उन चीज़ों को खरीद पाएँगे। तो ये अंतिम पड़ाव जो है वो विक्रय होता है। फैशन के खुदरा संगठन के बारे में। तो देखिए संगठनात्मक ढांचे में प्राधिकारियों की स्पष्ट समझ और पूरे किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायित्व तो शामिल है। यहाँ ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फैशन के खुदरा संगठन, देखिए फैशन के खुदरा संगठन में आपको जानना है कि उन स्पष्ट समझ होना चाहिए और प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायित्व उसमें शामिल होना चाहिए। संगठन प्रणाली विभिन्न प्रकार की व्यापार सामग्री फुटकर फॉर्म के आकार और लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। बड़े जो व्यापारी होते हैं वो तो अपनी दुकान लगा के सामान बेचते नहीं, वो फुटकर से बात करते हैं। मतलब जो दुकान वाले होते हैं बाजारों में उनसे लक्षित ग्राहक होता है उनके पास जो बिल्कुल लक्ष्य बना के उनसे किसी प्रकार के वस्तु को खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटल एकल भी आता है। इसमें क्या होता है, स्टोर पड़ोस की दुकान की तरह होता है, मतलब ऐसा दुकान जो आपके आस-पास में ही होता है। ये मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर होते हैं, जिस पे जाके लोग अपने फैशन के चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो ये फैशन का खुदरा संगठन के बारे में था। विभागीय स्टोर में पृथक भाग होते हैं, मतलब अलग-अलग भाग होते हैं विभागीय स्टोर में, जो विभागों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कपड़े, खेल का सामान, यांत्रिक सप्लाई, स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कुछ विभागीय स्टोर खाद्य उत्पादन भी बेचते हैं। देखिए, एक अगर आप मॉल में जाते हैं, तो मॉल में आपको लगभग-लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है। कपड़ों का एक अलग ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग ब्रांच होता है, मेकअप का अलग ब्रांच होता है, दवाइयों का अलग ब्रांच होता है, खेल के कपड़ों के या फिर खेल से जुड़ी हुई किसी प्रकार के सामानों का अलग ब्रांच होता है। तो वहाँ पे इस प्रकार से इनका श्रृंखला बनाया जाता है। स्टोर श्रृंखला ऐसी फुटकर दुकानें होती है जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है। मतलब एक ही लोग उसे चलाते हैं और सामान्यतः इनकी मानकृत व्यावसायिक विधियाँ जो है, वो पद्धतियों पे आधारित होता है। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से ये अच्छे तरीके से ये काम करते हैं। जीविका मतलब ये कैरियर के बारे में कि इसमें क्या कैरियर की सुविधा भी उपलब्ध है? तो क्योंकि यह जीविका शैली के साथ व्यापार बोध को जोड़ती है, हमारे डेली जीवन के साथ बिज़नेस को भी जोड़ता है। इसलिए केवल फैशन के लिए अंतर्बोध ही यहाँ सफलता नहीं ला सकता है। मतलब मात्र आप ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ आपको सफलता ला देगा, बल्कि 3 प्राथमिक और कौशल हैं जो इस क्षेत्र में सफलता के लिए डिज़ाइनरों, व्यापारियों, बाज़ार चलाने वाले के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति के पास हो तो वो इस क्षेत्र में अपने जीविका को शुरू कर सकता है। तो पहला तो है पूर्वानुमान योग्यता। मतलब पूर्वानुमान पहले से पता होगा कि कौन-सी ट्रेंडिंग टॉपिक आने वाली है, कौन से ट्रेंडिंग कपड़े आने वाले हैं, कौन-सा ट्रेंडिंग डिज़ाइन आने वाला है, किस रंग के कपड़े इस बार बहुत ज़्यादा बिकने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर होली की बात कर लें, तो होली में आपको पता है कोई भी व्यक्ति कोट पैंट तो नहीं पहनता है। उस समय कुर्ता और पैजामा वगैरह सब यूज़ होता है और वो भी व्हाइट कलर का। तो ऐसे समय में दुकानों पे आपको आसानी से कुर्ता और पैजामा रंग-बिरंगे देखने को मिल जाएँगे। तो फैशन की प्रवृत्तियों के संबंध में पूर्वानुमान की योग्यता इस जीविका का आवश्यक भाग है। मतलब इसमें आप नौकरी, व्यापार, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको पूर्वानुमान की योग्यता होनी चाहिए। यह विगत भावी प्रवृत्ति, वर्तमान प्रवृत्ति, जैसा कि कभी-कभी फैशन उद्योग के भीतर सूक्ष्म परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। मतलब छोटा परिवर्तन भी होता है, तो वो भी ट्रेंडिंग में आ जाता है। इसका ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति के पास।
तभी वो इसमें जीविका के बारे में आगे बढ़ सकता है। विश्लेषणात्मक योग्यता मतलब फैशन व्यापारी और बिक्री संवर्धनकर्ता में अपने कार्यों की पूंजी और समझदारी भाग का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। इसका अर्थ यही है कि उन्हें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार से कपड़े का निर्माण हुआ, कितना लागत इसमें लगा है, कितना इसमें मजदूरी लगा है, कितना इसमें मशीन का खर्चा लगा है और अब इसे कितना में बेचा जाएगा, ये सारी जानकारी उनके पास होना चाहिए। अपनी विशिष्ट कंपनियों की अर्थव्यवस्था की जानकारी उनके पास होनी चाहिए और उस बात की भी समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार कुछ शैली उपभोक्ता के बजट में समा सकेगी। अब सभी व्यक्ति जो दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं, उन सभी का बजट एक तरीके का तो नहीं होता। कोई व्यक्ति को 1000 में भी कपड़े चाहिए, किसी व्यक्ति को 5000 में भी कपड़े चाहिए और कोई-कोई ऐसे व्यक्ति भी जाते हैं उनको 5 लाख का भी कपड़ा चाहिए। तो अब अलग-अलग बजट होते हैं इनके। तो विश्लेषणात्मक योग्यता के अंतर्गत यही आता है कि इनके पास भी 1000 वाले व्यक्ति को भी कपड़ा मिल जाए, 5000 वाले व्यक्ति को भी मिल जाए और 5 लाख वाले व्यक्ति को भी कपड़ा मिल जाए, ये समझ उनके पास होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है संप्रेषण योग्यता। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल वाला होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसको जानकारी हो उस चीज के बारे में कि कपड़ों का किस प्रकार से निर्माण किया गया है, कितना मजबूत कपड़ा है, कितना टिकाऊ है, उसे निर्माता के साथ मूल्यों को तय करने की बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए कि कैसे इस कपड़े का सही रेट हो जो जनसाधारण लोगों को पसंद भी आ जाए उनके बजट में और वो उसपे फैशन को बेच सके। जो लोग फैशन की चीज़ों को खरीदने आ रहे हैं, वो उस चीज़ों को अपने बजट में खरीद भी सके। इसके लिए वो प्रायः विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। आज के समय में आपने यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट देखते हो, जिसके माध्यम से ये अपने चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। समाचार पत्रों में ये अपना विज्ञापन देते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह सब में तो आता ही रहता है, तो ये सारे विज्ञापन के अंतर्गत संप्रेषण योग्यता के अंतर्गत आता है। अब हम इसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। अनेक लोग लाभप्रद आय के अवसरों की उपलब्धता के कारण फैशन उद्योग में अपनी जीविका पाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जिस प्रकार से आज रोजगार की कमी पूरे विश्व में हो रही है और हमारे भारत में भी है, तो ऐसे में लोग अलग-अलग क्षेत्रों में अपने रोजगार को ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है व्यापार डिजाइन जिसमें कई प्रकार के लोग अपनी जीविका को ढूँढते हैं। इसके अतिरिक्त यह विचार कि आप स्वयं के बलबूते पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, महत्वाकांक्षी को अधिक प्रोत्साहित करता है कि मैं इस क्षेत्र में खुद के दम पे सफलता हासिल कर लूँगा, बड़ा व्यापारी बन जाऊँगा, बड़ा डिजाइनर बन जाऊँगा, मेरी खुद की कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी। वास्तव में लगभग-लगभग 1 तिहाई व्यावसायिक फैशन डिजाइन स्वयं उद्यमी भी होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आपके कि जो भी आजकल बड़े-बड़े व्यापारी होते हैं ना, उनकी खुद की कंपनियाँ होती है, खुद की फैक्ट्रियाँ होती है जिसमें वो कपड़ों का निर्माण करते हैं और ये बात सही भी है। अब हम बात कर लेते हैं दृश्य व्यापार डिजाइन के बारे में। यह मुख्य रूप से शोकेस में प्रदर्शन, दुकानों में सामान व्यवस्था, आकर्षक विचार, वाक्यों की रचना, कपड़ों को रखने की व्यवस्था, पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाना, प्रदर्शन, विज्ञापन, अभियानों के नेतृत्व करने के लिए उत्तरदायी होता है। आज के समय में आप देखोगे, कभी भी आप किसी दुकान पे जाओगे तो एक डमी पुतला होता है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से महिला और पुरुषों के कपड़े को पहना के रखते हैं जो काफ़ी स्मार्ट देखने में लगते हैं। हाँ, ये बात अलग है जब वही कपड़े हम पहन लेते हैं तो हम उस तरह नहीं दिखते हैं। तो पुतला है उसे उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कपड़ा बिल्कुल उसमें सूटेबल दिखे, मतलब आकर्षक लगे। ये तो सजाने के काम के लिए। तो यही व्यापार डिज़ाइन के बारे में था कि जिसमें कपड़ों की रख-रखाव, पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाना, प्रदर्शन, विज्ञापन वगैरह भी करना, ये सभी दृश्य व्यापार डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। फैशन डिजाइनर के बारे में तो देखिए फैशन डिजाइनर के रूप में कार्य करने वाले व्यवसायी कपड़े और परिधानों की रचना के विशिष्ट कार्य करते हैं। मेन यही है, फैशन डिजाइनर ही है। इन्हीं के द्वारा जो डिजाइन आते हैं वही ज्यादातर टॉप में रहते हैं, जिसमें आपको पता है कि सेट डिजाइनर भी आता है। एक सेट डिजाइनर आता है जिसका नाम से ही पता चलता है कि डिजाइन मुख्य रूप से चलचित्रों, टेलीविजन के सेट और नाटकों के सेट के लिए डिजाइन की रचना करते हैं। मतलब एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए और नाटकों के लिए कपड़ों का डिजाइन करते हैं, इसे हम सेट डिजाइनर कहते हैं। और डिजाइनर में और भी आते हैं, देखिए शादी के लिए लहंगे वगैरह का डिजाइन करना,
शादी के लिए गाउन का डिज़ाइन करना। डिज़ाइनर का काम तो कई सारे कपड़ों का डिज़ाइन करना है, लेकिन सेट डिज़ाइनर जो है, वो ज़्यादातर एक्टर, एक्ट्रेस, बड़े-बड़े पैसे वाले वीआईपी लोगों के कपड़ों का डिज़ाइन करते हैं। तो ये सेट डिज़ाइनर और डिज़ाइनर के बारे में था। आंतरिक डिज़ाइनर के बारे में, तो आंतरिक डिज़ाइनरों का प्रमुख का लक्ष्य जो है, वो कार्य को पूरी तरह निर्देश के अनुरूप बनाना होता है। जिस प्रकार के निर्देश उनको मिले हैं, उसी प्रकार से उनको अपने कार्यों को करना होता है। उनका प्रमुख कार्य किसी विशेष स्थल या क्षेत्र का ऐसा आंतरिक रूप देना होता है, जो उनके सौंदर्य, सुरक्षा और कार्यशीलता में वृद्धि करता है। मतलब उनको विशेष रूप से आंतरिक डिजाइन के रूप में उन्हें सौंदर्य का ख्याल रखना होता है, मतलब खूबसूरती का ख्याल रखना होता है, उन्हें सुरक्षा का ख्याल रखना होता है और इसमें वृद्धि करना होता है। आंतरिक डिजाइनर विभिन्न कार्य स्थलों पर कार्य करते हैं, जैसे खुदरा दुकानों पे भी काम करते हैं, रहने वाले घर में भी काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहाँ पे ये अपने जीविका के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर जो चैप्टर 9 है, जिसका नाम है फैशन डिजाइन और व्यापार, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।